नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधान परिषद के बजट सत्र 2025-26 के अंतर्गत बजट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि औरंगजेब को समाजवादी पार्टी अपना आदर्श मानती है। जो औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। बता दें कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक ने औरंगजेब को अपना आदर्श बताया। इसको लेकर सीएम योगी ने कड़ा शब्दों में इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि अपने विधायक को एक बार उत्तर प्रदेश में भेज दीजिए, बाकी उपचार हम करवा देंगे। सीएम योगी का ये बयान वायरल हो रहा है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। वहीं इसको लेकर सियासत भी गर्मा गई है। आइए आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने क्या कहा। राजनीति करते हैं। मैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए मित्रों से कहना चाहता हूं, भारत की विरासत पर आप गौरव की अनुभूति नहीं करते? कम से कम जिनके नाम पे आप राजनीति करते हैं उनके विचारों को ही मान लेते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस बात को कहा था कि भारत की एकात्मता के 3 आधार हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और शिव शंकर, भगवान शिव। जब तक भारत की जनता इन 3 देव महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का भाव रखेगी, तब तक भारत को भारत बने रहने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत भारत का बात बता सकता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रखर समाजवादी थे। वे हमारी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे। हां, कांग्रेस के विरोधी थे, अपने मुद्दों पर लड़ते थे। आज समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों से कितनी दूर भाग चुकी है। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना यह समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि उन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को वे लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदा बख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। तो भारत को रोकने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिए हो। अब समाजवादी पार्टी यह तय करे,
ये पटना की खुदाबंद क्या करते थे। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्मलता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं, मानव खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन सभी घटनाओं के हम साक्षी बन रहे हैं। महाकुंभ प्रयागराज आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और दुनिया की हर उस व्यक्ति की मनोमस्तिष्क में छाता हुआ दिखाई दिया है, जो अपने आप में दुनिया की एक यूनिक इवेंट बनकर के लंबे समय तक दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अपने मुद्दे हो सकते हैं, लोगों की अपनी भावनाएं भी हो सकती हैं और उसको हम किसी पर जबरन थोप भी नहीं सकते और ये हमारी प्रवृत्ति भी नहीं, क्योंकि जब महाकुंभ का आयोजन हो रहा था उस समय भी हम लोग इस बात का अनुभव कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे माननीय सदस्य थे या ऐसी पार्टियां थी, ऐसे संगठन थे जो तमाम प्रकार के अनर्गल प्रलाप इस दौरान कर रहे थे, लेकिन उन सब से इतर रह करके हम लोग इन सभी घटनाओं के मौन साक्षी बन करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। महाकुंभ का महत्व क्या है, इसके आध्यात्मिक पहलू को लेकर, इसके सामाजिक पहलू को लेकर, राष्ट्रीय एकात्मता के पहलू को लेकर, इसके आर्थिक पहलू को लेकर के अनेक विचारकों ने, विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी और स्वाभाविक रूप से कुंभ के बारे में चर्चा वही कर सकता है जो महाकुंभ का दर्शन किया हो और महाकुंभ की नगरी में जाकर के जिसने साथ इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन में सहभागी बनकर के इस पूरे आयोजन में जो सहभागी बना होगा, महाकुंभ के बारे में, उसकी विवेचना के बारे में, उसके अलग अलग पक्ष के बारे में वही चर्चा कर पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में इस बात का उल्लेख किया, ये यथा माम प्रवदन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, यानी मुझे जो जिस रूप में स्मरण करता है
मैं उसी रूप में उसको दिखाई देता हूं। और मुझे लगता है कि जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसे ही सृष्टि प्रयागराज में देखने को मिली। पहला आयोजन है जिसको दुनिया के मीडिया ने सराहा है और दुनिया की मीडिया की चर्चा मैंने कल भी की थी। मैं उसको बहुत लंबा नहीं खींचना चाहूंगा, लेकिन फिर भी चाहे वह द वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का हो, बीबीसी लंदन हो, एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो, द न्यूयॉर्क टाइम्स हो, रॉयटर्स हो, द गार्डियन हो, CNN हो, इन सब ने इस महाआयोजन की तारीफ की, इस महाआयोजन की तारीफ की। और यूनेस्को के निदेशक टिम कर्टिस ने भी महाकुंभ के बारे में कहा कि 2019 के कुंभ को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। उन्होंने कहा कि इससे पहले 2023 में इसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों की निगरानी की जा रही थी। कुंभ मेला प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व को एक नई दृष्टि प्रदान कर रहा है और वे स्वयं भी महाकुंभ के हिस्सेदार बने थे, उसमें भागीदार बने। आज का एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, मैं उसकी ओर के सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और वह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमारे प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं वे जानते हैं देश के एक प्रतिष्ठित हिंदी आलोचक श्री सुधीर पचौरी को, कि हमारे संघ विचारधारा के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से भी उनका कोई संबंध नहीं है। वे हमारी विचारधारा या अन्य इस प्रकार के मुद्दों की अक्सर आलोचना और आलोचनात्मक कार्यों के लिए ही वो जाने जाते हैं। महाकुंभ के बारे में उन्होंने लिखा कि समाज अपने अनुभवों में जीता है। उन्होंने बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि 45 दिन लंबे अनुभव में हर रोज 1 से 1.5 करोड़ की संख्या में आती संगम में सहज अनुशासित भाव से आस्था की डुबकी लगाती और उतनी शांति से वापस जाती भीड़ ने अपने सद्व्यवहार से दुनिया के मीडिया को आकर्षित और अभिभूत किया। एक आत्मकथा का इससे अच्छा उदाहरण, जाति के भेद, सारी सीमाएं टूट गई। कोई जाति का भेद नहीं, कोई पंथ का भेद नहीं, कोई संप्रदाय का भेद नहीं, कोई क्षेत्र का भेद नहीं। देश की सीमाओं को भी लांघने वाला, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को जागृत करने वाला महाकुंभ एक नया संदेश दुनिया को दिया है। और अंत में श्री सुधीर पचौरी इस बात को भी लिखते हैं अपने आर्टिकल में कि क्या पता कि ऐसे ही निंदकों की प्रतिकार में इस महाकुंभ में इतने रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आए ताकि दुनिया जान ले कि समस्त हिंदू समाज एक है। यानी जो लोग महाकुंभ की निंदा कर रहे थे उनके बारे में वो कहते हैं कि जो लोग कभी पॉल्यूशन को लेकर के, कभी व्यवस्था को लेकर के, कभी किसी अन्य झूठी खबर को लेकर के तमाम प्रकार से इस महाकुंभ के आयोजन को किसी न किसी प्रकार से हतोत्साहित करना चाहते थे, लेकिन उन सब निंदकों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता जनार्दन प्रतिकार के रूप में भी वहां पर उपस्थित होती हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब एक हैं ताकि दुनिया जान ले कि समस्त हिंदू समाज एक है। महाकुंभ ने एक नया हिंदू विमर्श भी पैदा किया है कि यह पश्चिमी आधुनिकता जिसे तूने दूषित किया वह अब भी हमारे लिए पवित्र है। याद करिए, जिस गंगा की पवित्रता और अविरलता के बारे में प्रश्न उठ रहा था 2014 के पहले, नमामि गंगे परियोजना के पहले
उत्तर प्रदेश के अंदर मां गंगा 1000 किलोमीटर दूरी तय करती है, बिजनौर जनपद से बलिया जनपद तक। इन 1000 किलोमीटर के दायरे में सबसे क्रिटिकल पॉइंट, और ये क्रिटिकल पॉइंट केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं था, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक के इस पूरे 2500 किलोमीटर के दायरे में था, वह कानपुर था। कानपुर में 125 वर्षों से सीसा मऊ में 4 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा जी में उड़ेला जाता था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हमें पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई है। यद्यपि पैसा 2015 में भी उन्होंने उपलब्ध कराई, लेकिन समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने उसको लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। ये जो प्रदूषण की बात करते थे ना, ये वही लोग हैं जो अपने समय में कुछ कर नहीं पाए, और हमें अवसर मिला तो डबल इंजन की सरकार ने सीसा मऊ के उस सीवर पॉइंट को सेल्फी पॉइंट बनाने का काम किया। एक भी बूंद सीवर आज के दिन पे मां गंगा में कानपुर में नहीं जाता है। और यही बात उन्होंने कहा कि यह सीवर पॉइंट बनाने का काम किसने किया, सीवर वहां तक गिराने का काम किसने किया था, अंग्रेजों के समय प्रारंभ हुआ था। तो पश्चिम के जो विचारक आज हमें उपदेश देते हैं, अपने करतूतों को नहीं देखते। और उन्होंने कहा कि उसको जिसको दूषित कहते थे भारत के सनातन धर्मावलंबियों के लिए, वह मां गंगा आज भी उतनी ही पवित्र है, और इसलिए उन्होंने इन सभी चीजों की परवाह के बगैर, क्योंकि उन्होंने कहा कि यही नहीं, महाकुंभ में एक नया हिंदू विमर्श भी पैदा किया है कि पश्चिमी आधुनिकता जिसे तूने दूषित किया वह भी हमारे लिए पवित्र है, क्योंकि यही हमारी सुरसरी है जो बहते बहते हरेक को पवित्र करती रहती है। और विज्ञान भी तो यही कहता है कि बहता हुआ जल अपने आप को पवित्र करता रहता है। हमारी नदी संस्कृति यही है। और आपने इस चीज को देखा होगा, मैंने पिछले दिनों जब मैं यहां पे राज्यपाल जी के अभिभाषण में चर्चा में भाग लेने के लिए यहां आया था, तब भी मैंने बताया था कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो भी नमूने ले जाते थे वह 200 से लेते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उत्तर प्रदेश का है उसके अपने सैंपल कलेक्शन होते थे और लैब भी वहां मौजूद है। उधर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने भारतीय उद्योग परिसंघ की तरफ से होटल ताज में आयोजित वार्षिक सत्र 2025 में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। वार्षिक सत्र में प्रदेश की परिवर्तनकारी सफलता, उत्तर प्रदेश भारत के विकास के इंजन के रूप में उभरती अर्थव्यवस्था विषयक विशेष सत्र का आयोजन किया गया और इस सत्र में उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की गई। सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पिछले 7 से 8 सालों में उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन आया है, जिससे ये रेवेन्यू सरप्लस राज्य के रूप में उभरा है और प्रदेश में एक सशक्त औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। उधर दिल्ली में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की तरफ से एमए इंडियन स्टडीज कोर्स को लॉन्च किया गया और इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर सी राजकुमार फाउंडिंग वाइस चांसलर ने ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में भाग लिया। इसके साथ ही अर्जेंटीना के राजदूत एचई मेरियानो अगस्टीन काउसिनो भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इसके अलावा एचई रोमन बाबुस्किन मिनिस्ट्री काउंसलर डेप्यूटी चीफ एवेंसी ऑफ इंडिया ने भी शिरकत की है। इसके साथ ही मंगोलिया से भारतीय राजदूत एचई गेनबोल्ड डेम्बाजाव ने भी भाग लिया।
elephant in everything, but nowadays, given and witness myself how India is growing fast, you know, and my last visit to India was in 2009 when I was the chief of protocol, and I was arranging our state visit of my president at that time to India. And coming back in 2021, after 12 years, was shocking for me, because it appears that there's a career diplomat. I used to deal with the UN, Americas, Middle East, Africa, but not India. So coming over and discovering myself, India for me was shocking. I mean, still, I'm doing the discoveries every day nowadays. Still, after 3 years, I'm learning a lot. And I would say the India is the whole world is here. And seen, as I call myself, the Indian economy as an elephant economy. You know. Seeing how this huge elephant animal is progressing slowly but in the right direction, it gives me full confidence that the future of India is bright. And of course, given the historic background. It's like this, no? You learn when you are in the place, and then when you learn something, you go to another place. That happened to me. I'm supposed to know something about Russia-West relations, but I was posted in Israel, and it's so diverse, and as you know. Of course, every country in the world is unique. Every country in the world has its own diversity. If you go to my country, you won't understand Argentina too. You won't understand Latin America, but we still live in this world in which we need to cooperate and to try to live together and to make reality that phrase that you use here in the G20, know that the world is one family, and which is absolutely true with all. Vice Chancellor Raj Kumar, Professor Sriram, Your Excellencies, distinguished audience, happy to share this stage with you in this important occasion. First of all, let me congratulate Jindal University on the launch of this important program, which means a lot, which has a lot of reflections. One of them is that India as a global power which needs professional diplomats, which needs more professional diplomats, because as we compare their Russian diplomatic system and Indian diplomatic system, so well, we have 10 times more diplomats than in India. Can you imagine? For example, in the Indian desks, in the desk in the Russian MFA, we have 5 people working just to dedicated just to Indian affairs, and here 5 people just comprise the whole Eurasia School of Law, and since then the university has also grown. Just to give you an important growth trajectory of the university, we began in a very modest manner with just 100 students and 10 full-time faculty members and 20 administrative staff and 1 school, the law school, in the year 2009. And today we are 15 years old, and we have grown from, say, 100 students to 15,000 plus students, 10 faculty members to over 1,200 full-time faculty members, 20 administrative staff to over 3,000 plus admin staff. Literally 1 school which began with 2 academic programs, we have now 12 schools and 4 institutes with over 60 academic programs spread across the undergraduate sector, the postgraduate sector, the master's programs, as well as PhD programs. We have over 350 plus young scholars. School of Strategic Affairs, and I also am director of the Jindal India Institute. It's a great pleasure to see all of you here today. Thank you for your time. Excellencies, welcome. Ladies and gentlemen, colleagues, friends, students, welcome. I want to begin, of course, by welcoming and inviting Professor C. Raj Kumar, the Vice Chancellor of Jindal Global University,
to please come and give us his welcome address. Fieldwork. After presenting my research in different countries, publishing in an academic paper, after marrying an Indian, yes, another professor of Jindal University, and after giving birth to 2 little Indian girls, I know that India is an endless field of knowledge. And this is exactly where our new MA India study comes in. So engaging with India is not a simple task. As diplomats, I'm sure you know that understanding India goes beyond reports and, analyzing policies. India is more than just a country. His Excellency call it a planet of its own, yeah? So it's an ancient civilization with history spanning thousands of years, a present marked by rapid transformation, and a future set to play a major leading role in shaping the global landscape. To navigate this landscape efficiently, one needs more than observation. You need informed analysis, historical depth, and engagement with. बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना करो